फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो जो कि आपकी क्लास 11 की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और ये आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते क्या हैं। अब आप क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अब आपको आगे कॉमर्स और अकाउंट्स पढ़नी है, तो अकाउंट्स की जो वोकैबुलरी है या मान लीजिए अकाउंट्स की जो लैंग्वेज है वो हमारी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं। उन टर्म से फैमिलियर होने के लिए हम आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म, जिसमें हम देखेंगे कि भाई अब आगे आप 11, 12, बीबीए, बीकॉम या आगे एमबीए, सीए, सीएस में जो भी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ोगे वो क्या क्या रहेंगी और आप कैसे कैसे अकाउंटिंग करोगे, तो वो सारी अकाउंटिंग टर्म्स आज हम आपके इस वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे आपसे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अकाउंटिंग। देखिए, पहली हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है वो सबसे पहली टर्म होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं या गुड्स को सोल्ड करते हैं, या मान के चलिए कुछ हम चेक देते हैं क्लियर होने के लिए, या हम एम्प्लॉइज की सैलरी दे रहे हैं। तो मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो कि हमारे बिजनेस से मतलब रखती है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आती है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है उस अकाउंटिंग में केवल मॉनेटरी टर्म्स में जिन चीज़ों को हम एवेल्युएट कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी, जो हमारी डेली की डीलिंग्स होंगी, जो हम खरीदेंगे बेचेंगे, या हम कोई बैंक में कुछ पेमेंट करेंगे या हम किसी लोन का पेमेंट करेंगे, तो वो सब सारी चीजें हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएंगी। और केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन में वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन कैश के रूप में मेजर की जा सकती हैं। तो हमारा सबसे पहला सेकंड पॉइंट है कैपिटल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसा मान के चलिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो जो ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, that invested amount is known as capital। मतलब जो भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट एज अ कैपिटल के नाम से बिजनेस में किया जाता है। और अगर मान के चलिए बिजनेसमैन कोई अपना पैसा जो उसने एज अ कैपिटल के रूप में बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखा है और वो उसको विड्रॉ कर रहा है, तो वो विड्रॉ किस नाम से करेगा, वो विड्रॉ हमेशा से आपका करेगा ड्रॉइंग के नाम से। तो ये हमारी ट्रांजेक्शंस होती है, टर्म्स होती है। चौथा हमारा होता है एक्सपेंसेस। जैसे हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मान के चलिए हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, या हम लेबर को वेजेस दे रहे हैं, या हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, या हम किसी चीज का कमीशन दे रहे हैं, या हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सेल्स एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो कोई भी खर्चा जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमारी बिजनेस की इनकम को ग्रो करने के लिए, जो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए और रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए किया जाता है, वो सारे मेरे खर्चे किसमें आ जाते हैं, एक्सपेंसेस में। और ये एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो मेरे अकाउंटिंग ईयर के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलता है। तो इस बीच में जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट होती है हमारी इनकम। सेम अकाउंटिंग ईयर की इनकम रिकॉर्ड की जाती है। इनका मतलब जो भी चीजें हमने सोल्ड करी, जो भी हम गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलिए हम रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, मान के चलिए हम बुक पब्लिशिंग हाउस है, हम बुक्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी चीजें हमने सोल्ड करी, उन सोल्ड करने से हमारी जितनी भी इनकम हुई
दैट इनकम जो भी अकाउंटिंग ईयर में हुई, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हुई, वो सारी इनकम हमारी अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी और ये हमारी क्या कहलाती है, इनकम। मतलब कोई भी चीज जिसके कारण से मेरे पास पैसा आ रहा है वो मेरी इनकम कहलाएगी, बट वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब प्रॉफिट, प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारी जितनी भी इनकम हुई उस इनकम में से जब हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और हमारा बैलेंस प्लस में आता है यानी पॉजिटिव आता है, तो ये हमारा कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे जो खर्चे हैं बिजनेस में वो कम है। तो जब इनकम ज्यादा होगी और खर्चे कम होंगे तो मुझे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट। इसी के अपोजिट हमारा नेक्स्ट जो टर्म है लॉस। लॉस मतलब कि हमें नुकसान हो जाना। तो नुकसान कब होगा, जब मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, मतलब जब मैं एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस करता हूं, इट मींस मेरा नेगेटिव बैलेंस आता है। इट मींस मेरा नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो मेरा क्या कहलाता है, लॉस। लॉस मींस कि मैंने अपनी अकाउंटिंग ईयर में मेरे बिजनेस में खर्चे तो ज्यादा हो गए बट उसके कंपैरिजन में मेरी इनकम उतनी नहीं हो पाई जितने मेरे खर्चे थे। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड्स। तो गुड्स हमारे क्या होते हैं, गुड्स हमारे वो होते हैं जैसे जो भी चीज जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लाइक फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो जो गुड्स मैं परचेज करता हूँ जिनका मेन उद्देश्य है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होता है कि मैं उन्हें जल्दी से जल्द सोल्ड करूँ और सोल्ड करने के बाद उनसे प्रॉफिट अर्न करूँ, तो वो सब मेरी किस में आते हैं, गुड्स में। तो वो मेरी गुड्स कहलाते हैं। पढ़ ली है। अब हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी। देखिए, जब भी हम कभी अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने में क्या होता है कि भाई जो हमने बिजनेस शुरू किया उसमें एक तो हम अपनी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू करते हैं, बट लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सारा अपना बिजनेस जो है वो अपनी कैपिटल से मैनेज कर लें। हमें मार्केट से कुछ पैसा उधार भी चाहिए होता है, यानी बिजनेस को कुछ पैसा उधार चाहिए होता है या उधार में वो कुछ डीलिंग करता है, तो दैट owned amount or that owned resource is known as liability of the business। अब ये liabilities जो होती हैं वो हमारी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो current liabilities और एक non current liabilities। तो देखिए, current liabilities हमारी वो liabilities होती हैं, मतलब ऐसी liabilities जिनका पेमेंट मुझे 1 साल के अंदर अंदर यानी 365 दिन से पहले कर देना है, वो मेरी आती है करंट लायबिलिटीज में। इनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटीज जिनका हम पेमेंट 1 साल से ज्यादा, 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल में करते हैं, वो सब मेरी आती है नॉन करंट लायबिलिटीज में। इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। अब करंट लायबिलिटीज के जैसे हम एग्जांपल दें, जैसा मान के चलिए कि हमने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार परचेज किया। जब हमने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल उधार परचेज किया तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही हमारा वो गुड्स सोल्ड हो जाएगा, हमें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी हमने अकाउंटिंग का जो पीरियड रखा है, जो भी हमने ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड रखा है, उस टाइम पीरियड में हमें क्या करना होगा, उस सप्लायर को पेमेंट पहुंचाना होगा। तो ये सब मेरे आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज में, लाइक शॉर्ट टर्म लोन, लाइक आपके क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ये सारी चीजें आपका आते हैं करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके आते हैं लाइक आपका बैंक से आपने लोन लिया या मान के चलिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, तो ये सब सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। जैसे डिवेंचर हैं, बॉन्ड हैं, जो हम अभी आगे 12th में पढ़ेंगे, तो ये हमारे आ जाते हैं नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब हमारा लायबिलिटीज में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स क्या होती है कि जैसे जो भी हम अपना बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी हम अपनी एसेट परचेज करते हैं, यानी जो भी हम अपनी एसेट परचेज करते हैं, जो भी हम
वो एसेट परचेज करते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो वो हमारी एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स हमारी वो होती है कि जो हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस की कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स भी काफी तरीके की होती हैं, जिसमें से कुछ एसेट्स के टाइप हैं लाइक करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड वेस्टिंग एसेट्स। करंट एसेट्स सेम वही होती हैं जैसे करंट लायबिलिटीज थी, जिनका हमें शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना होता है, सॉरी शॉर्ट टर्म में पेमेंट रिसीव होता है, यानी मिनिमम विद इन 1 ईयर जिनका मुझे पेमेंट रिसीव होगा। जैसे मैंने किसी को उधार दे दिया, जैसे मैंने किसी को गुड्स उधार बेच दिए, सोल्ड कर दिए, तो उससे मुझे पैसा आना है, तो वो मेरा जो है शॉर्ट टर्म में आएगा। या जैसे मान के चलिए मैंने अपना जो है स्टॉक है, वो स्टॉक मेरा शॉर्ट टर्म में आता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि मैंने जो गुड्स जिसके मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको मैं जल्द से जल्द अपने स्टॉक को क्लियर करूँ। स्टॉक क्लियर करना मतलब स्टॉक को सोल्ड करना। मैं कभी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए या 1 साल 2 साल तक रखने के लिए स्टोर नहीं करता। यानी जो एसेट्स जो मेरी शॉर्ट टर्म के लिए काम आती हैं या शॉर्ट टर्म में मुझे पेमेंट देती हैं, वो मेरी कहलाती हैं करंट एसेट्स। लाइक कैश है, बैंक है, डेप्टर्स है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है, ये सब हमारे करंट एसेट्स में आते हैं। नेक्स्ट होता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो होती है कि जो हम एक बार परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद ये लॉन्ग टर्म पीरियड तक हमारे बिजनेस में हमारी इक्विटी को ग्रो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट का पार्ट है आपका मशीनरी, जो जैसे हमने मान के चलिए मशीनरी परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, तो वो 5 साल 10 साल तक हो सकता है हमारी वो मशीनरी चल जाए। प्लांट एंड मशीनरी के नाम से भी हम इसको लिखते हैं। फिर बिल्डिंग, जैसे हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो वो बिल्डिंग भी मेरी लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की जाती है, वो 1 या 2 दिन के लिए परचेज नहीं की जाती है। तो लैंड है, बिल्डिंग है, या मान के चलिए मोटर कार या मोटर व्हीकल, जैसा मान के चलिए इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं। जैसे आप लोगों के घर में गाड़ियां होंगी, तो जो गाड़ियां होती हैं वो हम किस लिए परचेज करते हैं, वो हम इस मोटिव से परचेज करते हैं कि भैया मैंने 2 साल 5 साल या 10 साल इस गाड़ी को या इस कार को हम क्या करेंगे, चलाएंगे या यूज करेंगे, अपने पर्टिकुलर नॉर्मल यूज में लाएंगे। लेकिन हम ये इस मोटिव से कार को नहीं लेते कि भाई आज मैंने कार ली और मैं कल बेच दूं। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज का बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो सेम बिजनेस भी क्या करता है, वो चीजें हमारी फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। जो बिजनेस खरीदता है अपनी बेसिकली एसेट्स को और इक्विटी को बढ़ाने के लिए, ना कि उनको रैंडमली सोल्ड आउट करने के लिए, तो वो मेरी आ जाती है सारी चीजें एसेट्स में। तो ये मेरी होती है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बाद आती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट का ही पार्ट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मेरी वो होती है जो एसेट्स मेरी क्या होती हैं कि भाई जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दैट इज नोन एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। लाइक आपका लैपटॉप हो गया, लाइक आपका मोबाइल हो गया, आपकी मोटर कार हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब सारी चीजें हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। टेंजिबल मतलब विच वी कैन सी, फील और टच। देन होती है आपकी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनमें क्या होता है कि जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, बट हम केवल महसूस कर सकते हैं कि भाई ये हमारे बिजनेस में जो है सरवाइव कर रही हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि हम बात करते हैं इंटेंजिबल की, जैसे इसका एग्जांपल आता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये सारे हमारे क्या होते हैं कि हमारे बेसिकली इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे मान के चलिए ट्रेडमार्क है, या मान के चलिए आपका जो भी है ट्रेडमार्क के बाद आपका पेटेंट है, आपका कॉपीराइट है, तो जो भी आपका लोगो है उस लोगो से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट सोल्ड आउट होता है। कि भाई जैसे मान के चलिए कार है, कार हुंडई की है, तो हुंडई का लोगो में हम लोगो से ही पहचान जाते हैं कि भाई ये जो कार है ये हुंडई की है, या ये कार जो है वो होंडा की है। तो ये बेसिकली हमारा इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में काउंट होता है। जितने भी हमारे पेटेंट होते हैं, जितने भी हमारे कॉपीराइट होते हैं, या जितनी भी हमारी जैसे हमारी गुडविल होती है। जैसे गुडविल क्या होती है, गुडविल प्रॉपर्ली इंटेंजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे बिजनेस में मेरे साथ आगे बढ़ रही होती है। जितना ज़्यादा मेरा बिजनेस बढ़ेगा उसमें कहीं ना कहीं गुडविल का भी रोल होता है। उसके बाद आपकी एसेट होती है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जो क्या होती है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड होती हैं, और जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे करके
डेप्रिसिएट की तरफ आते हैं तो वो भी क्या होती है, धीरे करके डिक्लाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑयल वेल्स हैं, कोल माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, तो ये सब क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको हम यूज करते हैं बट एक लिमिटेड टाइम के बाद ये जीरो हो जाती हैं, जैसे ऑयल वेल्स। तो ये सब हमारे एग्जांपल हैं वेस्टिंग एसिड्स की। इसके बाद एक और हमारी इसमें एसिड्स आप जोड़ सकते हो, दैट इज नोन एज लाइव स्टॉक एसिड, जो कि ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एसिड्स का ही पार्ट है। अलग से मैं आपको समझा देता हूँ। लाइव स्टॉक एसिड्स क्या होती है, ये वो एसिड्स होती है जिनको, जो जीवित होती है और जो हमारे जीवित रहते हुए हमारे लिए कुछ ना कुछ एक तरीके से हमारी इनकम का कारण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए काव है, बफेलो है, तो जो मिल्कमैन है वो काव का और बफेलो का जो मिल्क है उसको सोल्ड आउट करता है और उससे अपनी अर्निंग करता है, और जब तक ये जिंदा रहती हैं तब तक इनसे क्या होता है, उस मिल्कमैन की अर्निंग का सोर्स को बनता है। तो ये हमारी कहलाती है लाइव स्टॉक एसिड। जैसे हॉर्स है, तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स और हैं जो कि हैं लाइक परचेज, सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे दो पार्ट में क्लासिफाई है, डेब्टर्स एंड बिल रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल भी हमारा दो पार्ट में क्लासिफाई है, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। तो देखिए इसको पूरे पॉइंटों को समझने के लिए, इन टर्म्स को समझने के लिए ये मैंने आपके सामने दो चार्ट बना रखे हैं। इन चार्ट से हम बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीज किसके साथ होती है और कैसे कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल परचेज किया या हम किसी जो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं हमने वो गुड्स परचेज किए, तो जब भी हम उसे परचेज करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारी आती है परचेज की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, तो यदि मान के चलो मैं यदि फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं फर्नीचर में सोफा सेट परचेज करता हूँ, तो वो मेरा परचेज की कैटेगरी में आएगा। लेकिन यदि मैं एसी परचेज कर रहा हूँ तो वो मेरी एसेट की कैटेगरी में आएगा। इट मींस कि जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो चीज हमेशा से जब भी मैं परचेज करूंगा उसको मैं एसेट्स के रूप में ना डालकर उसको मैं डालूंगा अपनी परचेज के रूप में। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है उस पर्टिकुलर चीज को परचेज करना, और परचेज करने के बाद तुरंत मुझे उसको सोल्ड आउट करना है जिससे मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं। यदि मैं फर्नीचर का बिजनेसमैन हूँ तो मैं जो सोफा सेट है या चेयर है या टेबल्स हैं जो भी मैं परचेज करता हूँ वो मेरे लिए मेरी एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए मेरा एक तरीके से गुड्स है जिनको मुझे परचेज करके सोल्ड आउट करना है जिससे मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। इसके अगेंस्ट में यदि मैं मान के चलिए लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ, यदि मैं मान के चलिए एसी परचेज कर रहा हूँ, यदि मैं मान के चलिए एलईडी टीवी अपनी जो शोरूम है उसके लिए परचेज कर रहा हूँ, तो ये सब मेरी एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये फर्नीचर से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं जो कि मैं अपने शोरूम पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो ये मेरी एसेट्स में आएंगी, और बाकी जो फर्नीचर है वो मेरा परचेज में आएगा। अब जब हम बात करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन की, तो दो तरीके से हो सकती है। नंबर एक, आइदर कैश और एक क्रेडिट। अब जैसे मान के चलिए यदि मैंने किसी से कैश में सामान लिया, तो कैश में सामान लिया तो मैंने उसे कैश पेमेंट कर दिया, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, भाई उसने कैश ले लिया, बात खत्म, मेरी वहां पे ट्रांजैक्शन ओवर हो गई। अब जब मैंने किसी से उधार में सामान लिया, तो उधार में जब मैंने उससे सामान लिया तो मेरा क्या हुआ, ट्रेड पेबल मेरा बन गया। अब ट्रेड पेबल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। जिस सप्लायर से मैंने सामान उधार लिया है, यदि मान के चलो वो सप्लायर से मैं अमूमन जो है या रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा क्रेडिट पर या बहुत ज्यादा मात्रा में सामान लेता हूँ, क्वांटिटी में सामान लेता हूँ, मैक्सिमम सामान मैं उससे उधार में लेता हूँ, तो वो अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, एक बिल लिखता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट, जो कि अभी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका चैप्टर है उसमें हम 11th की अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट हम लिखते हैं, वो लिखता है, और उसकी दो कॉपी बनाई जाती है, एक जिसने गुड्स परचेज किए उसको दे दी जाती है, वो कहलाती है कॉपी बिल पेबल के नाम से, और एक जिसने गुड्स सोल्ड किए उसके पास रहती है, वो कहलाती है बिल रिसीवेबल के नाम से, जो भी हम सेल्स में पढ़ेंगे। तो यानी ये प्रॉमिसरी नोट हुआ, और जब उसने दुकानदार ने लिखा तो मैंने अपने साइन कर दिए, उसने अपने साइन कर दिए, और साइन करके उसने एक कॉपी मुझे दे दी,
तो वो जो कॉपी कहलाएगी वो कहलाएगी मेरी बिल पेबल। ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो तब यूज होते हैं जब हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत बड़े अमाउंट की क्रेडिट में होती है, या अक्सर जो बिजनेसमैन है वो अपनी ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट के बेसिस पर ही अपने सप्लायर से करता है। क्रेडिटर्स का वर्ड तब यूज किया जाता है जब नॉर्मली हम सारा जो गुड्स है या छोटा मोटा जो अपना गुड्स है वो हम परचेज करते हैं कैश में, बट कभी कभार या कुछ कम अमाउंट में हम क्या करते हैं उसका उधार में सामान परचेज करते हैं, तो फिर उसके लिए जो सप्लायर होता है वो हमारे लिए कोई भी बिल ड्रॉ नहीं करता, तो वो हमारा फिर आ जाता है क्रेडिटर्स के नाम से। इसके बाद आती है हमारी सेल। अब इसके बाद हमारी आती है सेल्स। तो देखिए सेल्स में क्या होता है कि जो भी हम गुड्स अपने क्या करते हैं सोल्ड करते हैं, और सोल्ड भी हम जैसे हमने कैश में देखा था कैश और क्रेडिट, तो हम अपने गुड्स जो है वो दो तरीके से सोल्ड करते हैं, आइदर कैश और आइदर क्रेडिट। तो देखिए जो हम कैश में सोल्ड करते हैं उसमें क्या है कि जिसको भी हमने गुड्स सोल्ड करे उसने हमें कैश का पेमेंट कर दिया तो हम पे कैश आ गया, तो हमें बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं रहता कि हमने एंट्री कैश से डाल दी। लेकिन जब हम सामान को उधार में सोल्ड आउट करते हैं तो सोल्ड आउट करने पे हमारे ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या होता है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, डेब्टर और बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल सेम वही होता है जो भी हमने बात करी थी प्रॉमिसरी नोट की। होता क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हो उस ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। दो पार्टियां इन्वॉल्व मतलब एक पार्टी गुड्स परचेज कर रही होती है और एक पार्टी गुड्स सोल्ड कर रही होती है। तो एक प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है जिसमें जो पार्टी गुड्स परचेज कर रही है, जो पार्टी गुड्स सोल्ड कर रही है, दोनों के इनिशियल्स होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, प्लस उसके साथ साथ जो मीडिएटर या जो गवाह होता है उसके साइन होते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, जो प्रॉमिसरी नोट जो गुड्स सोल्ड कर रहा होता है वो अपने पास रख लेता है बिल रिसीवेबल, और जो गुड्स परचेज कर रहा होता है उसको पकड़ा दिया जाता है बिल पेबल। इट मींस जो हमारी सेल होती है, जब सेल में हमने क्या करा, किसी को सामान उधार दिया तो बिजनेसमैन उसको यदि उधार सामान देता है तो वो बिल रिसीवेबल दे देता है उसे, और उससे बिल रिसीवेबल ले लेता है उससे, जिससे कि फ्यूचर में उससे एक महीने बाद, 2 महीने बाद जो भी उसने टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड में उससे पेमेंट की डिमांड की जा सके। उसके अलावा हमारा होता है डेब्टर्स। डेब्टर्स हमारे क्या होते हैं कि भाई जैसे सेम कि जैसा मान लीजिए हमें गुड्स सोल्ड करते हैं, कोई हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो जनरली कैश में लेते हैं बट अभी उन्हें कुछ उधार की जरूरत पड़ गई, मतलब कुछ सामान था उनको उतना पेमेंट नहीं था, तो उन्होंने आपसे सामान ले लिया, और सामान लेने के बाद उसने क्या करा, आपको अभी कुछ पेमेंट के लिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद उसने पेमेंट करने का आपसे वादा कर दिया। तो ऐसे कस्टमर से हम क्या करते हैं, कोई भी बिल नहीं लिखवाते और उसको क्या कर देते हैं, छोटा मोटा जो सामान है वो उधार में हम दे देते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेब्टर्स। तो वो हमारी इसमें कैटेगरी में आते हैं डेब्टर्स, मतलब जिनमें हम बिल लिखते हैं वो हमारे आ जाते हैं बिल रिसीवेबल में, जो हमारे ज्यादा ट्रांजैक्शन उधार में हमसे करते हैं या हम उनको सोल्ड जो है उधार में करते हैं। और जिनको हम सोल्ड कभी कभी उधार में करते हैं तो वो हमारे रेगुलर कैश के कस्टमर हैं, तो उनको हम अपनी डेब्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। डेब्टर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, गुड डेब्टर्स, बैड डेब्टर्स और डाउटफुल डेब्टर्स। गुड डेब्टर्स मेरे वो होते हैं कि जिन्होंने मुझसे पैसा उधार लिया या मैंने जिन्हें गुड सोल्ड करे उधार पे, तो उन्होंने मुझे क्या करा, पूरा पैसा टाइम पे वापस कर दिया। बैड डेब्ट्स मेरे वो होते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने सामान उधार दिया बट उसके बाद वो कभी भी मुझे पैसे वापस नहीं करते, तो उनका जो डेब्टर्स का अमाउंट है वो बैड डेब्ट्स में चला जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब कि जिनकी अभी मुझे डाउट है, वो पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या पैसे देने पे वो कुछ डिस्काउंट ले सकते हैं, तो ऐसे डेब्टर्स मेरे किस में आ जाते हैं, डाउटफुल डेब्टर्स में। तो ये हमारे डेब्टर्स होते हैं, और ये डेब्टर्स हम अभी आगे और भी ज्यादा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो आगे हमारे साथ और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगली वीडियो जो है हम आपके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की लाएंगे बहुत जल्द, तो हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको